जैसे आप लोग जानते हैं, आज की जिमसी लेक्चर सीरीज में गेस्ट हैं आली अनवर साहब। आली अनवर साहब राज्यसभा के सदस्य हैं। अभी उनकी सेकंड टर्म चल रहा है। फर्स्ट टर्म 6 साल कंप्लीट करने के बाद सेकंड टर्म में वो राज्यसभा बिहार से हैं और जदयू नीतीश कुमार शरद यादव के पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आली अनवर इज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यस, बट हमसे उनके ताल्लुकात बहुत पुराना है। जब हम पटना में थे, हम जैसे पत्रकार थे, आली अनवर भी हमारे साथ एक पत्रकार थे। हिंदी और उर्दू में उनकी बहुत नाम रहा है। अपने उसके चलते बहुत सारे अखबारों में उन्होंने काम किया। हम भी वहां जब टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में काम कर रहे थे, हमने आली अनवर जी का जो राइटिंग, इंसाइसिव राइटिंग और एक्सेलेंट एनालिसिस को देखते हुए उनको ऑलवेज रिक्वेस्ट करते थे कि उनको वो अपना लेख लिखें। वो हिंदी में लिखते थे, हमारे स्टाफ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश करते थे। इसलिए टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत सारे रिपोर्ट आली अनवर जी का छपा है। उसके बाद of course Ali Anwar took a very different बिहार की राजनीति में और शायद देश की राजनीति में मुस्लिम्स are an important factor in electoral politics, but unfortunately मुस्लिम्स में शुरू से ये रहा है जो अपर कास्ट और अपर क्लास मुस्लिम्स, कास्ट इन मुस्लिम्स, इम्तियाज अहमद सर, प्रोफेसर हमारे जो जेएनयू के बहुत नामी प्रोफेसर हम लोगों को पढ़ाए हैं, उन्होंने उनका जो फेमस किताब कास्ट एवं मुस्लिम्स बहुत मशहूर है। तो अपर कास्ट और अपर क्लास मुस्लिम्स का ही दबदबा था और उसके चलते बड़े बड़े नेताओं ने, लालू यादव जी और एनी अदर नेशनल लेवल में मुलायम सिंह जी, सारे जो अपर कास्ट और अपर क्लास मुस्लिम को ही पैट्रोनाइज करते थे और उन्हीं के जरिए उनको लगता था कि सारे मुस्लिम संप्रदाय का वोट उनको मिल जाएगा। उस टेंडेंसी के खिलाफ पहला आदमी जो आवाज आगे किया वाज आली अनवर। आली अनवर साहब ने सारे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, देश के कोने कोने में जाकर के ये संवाद को बढ़ाया कि जो मुसलमान के अंदर में बैकवर्ड क्लासेस हैं, क्या उनका भलाई नहीं होगा? क्या वो हर बात पीछे रह जाएंगे और केवल upper caste, upper class Muslims will monopolize all the benefits that's been given by the political class, the ruling class for the Muslim community. और उन्होंने ये जो बात कहा वो एक बहुत बड़े हद से लोगों की समझ में आया। देश के कोने कोने में बहुत बड़ा रैली उन्होंने बनाया, रैलीज एड्रेस किया जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए और बैकवर्ड मुस्लिम्स, पसमानदा मुस्लिम मूवमेंट की शुरुआत उन्होंने की और वो शुरुआत से उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना आगे बढ़ा कि जब नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री बने
तो उन्होंने उनको भी बैकवर्ड मुस्लिम की सपोर्ट था, क्योंकि फॉरेन मुस्लिम्स का मेजर चंक लालू यादव जी के पास था। तो वो मुस्लिम सपोर्ट को लेने के लिए उन्होंने अली अनवर साहब को राज्यसभा भेजा, और तब से इट्स नॉट केवल बैकवर्ड मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव के नाते नहीं, आप ये देखिए राज्यसभा में बहुत मेजर इश्यूज पे अली अनवर ने इंटरवीन किया है। इनफैक्ट मैंने जब अली अनवर साहब से बात किया कि आप तो आटक, अभी 3 दिन पहले मैंने बात किया, वो कलकत्ता से दुरंतो एक्सप्रेस में दिल्ली आ रहे थे, तो मैंने कहा कि मंडे को आपको हमारे यहाँ आना होगा। उन्होंने कहा मैं तो शनिवार पहुंचूंगा, शनिवार को तो फिर मुझे कोटा जाना है, कोटा में एक एड्रेस करना है या मीटिंग अटेंड करना है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं फिर भी मंडे सुबह पहुंच जाऊंगा, और सुबह पहुंच जाऊंगा तो हम आई विल बी एबल टू मेक इट। आई एम रियली ग्रेटफुल। उनके अटैचमेंट और पुराने रिश्तों के चलते अली अनवर अपने रिश्तों को बहुत निभाते हैं। ये बात कहूं कि पुराने समय के जो भी पटना में जो उनके सहकर्मी रहे हुए हैं, सब कहते हैं ही इज वन मैन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद जिसका दिमाग घूम नहीं गया, दिमाग सही रहा। ये जो कैरेक्टर brings out the best in Ali Anwar, and that's the reason why आज सुबह पहुंचने के बावजूद उन्होंने made it a point to come and speak to you। उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में इंटरवीन किया था, वो सब सब्जेक्ट्स के बारे में कहा कि मैं वो चर्चा आपके स्टूडेंट के सामने कर सकता हूं। मैंने कहा ये चर्चा तो बहुत लोग भी कर सकते हैं, लेकिन आपका ये जो इशू है जस्टिस फॉर बैकवर्ड मुस्लिम्स, ओनली यू कैन डू दैट जस्टिस टू दैट टॉपिक। इसलिए हमने कहा अली अनवर अगर जिनसी में हैं, ही मस्ट स्पीक टू आवर स्टूडेंट्स ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज देयर वुड बी नो वन इन द कंट्री who is better qualified to make a presentation on this. That's why I welcome Ali Anwar, and I'm sure all of you look forward. आदरणीय मोहंती साहब, आदरणीय राजीव सिंह जी, साथियों, सबसे पहले तो हम माजरत चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं कि तकरीबन मैं 15 मिनट लेट आया। 11 बजे मुझको आना था, लेकिन जो भाड़े की टैक्सी थी उसका ड्राइवर उसको रास्ता भूला और कुछ सड़क जाम के चलते मैं लेट चला। दरअसल हाँ बैठ जाओ। दरअसल ऐसा है कि नेताओं के लिए पूरी तरह से नेता मैं नहीं बना, इसीलिए नेता लोग लेट आते हैं और इंतजार कराते, शायद उनको मजा भी आता है कि हम थोड़ा लेट ही पहुंचे। लेकिन हमारी आदत अभी पत्रकारिता वाली ही है, बल्कि हमने कंससली उसको रखी है। कई बार मैं वक्त से पहुंच जाता हूं तो बहुत हमें ही इंतजार करना पड़ता है। एक वसूल किसी सहाफी के लिए, पत्रकार के लिए एक वसूल हमने ये बनाया कि भाई वक्त का पाबंद होना चाहिए। हम पेज छूटता है, आप भी अखबार में अगर जाएंगे तो पेज छूटता है, तो उसमें अगर टाइमली स्टोरी आपने नहीं फाइल की तो अखबार का जो इंडस्ट्री है उसमें एक सेकंड का कीमत है, फिर तो आप पिछड़ जाएंगे। तो इंसान को वैसे भी जिस फील्ड में आदमी है उसको वक्त का पाबंद होना चाहिए। तो
वक्त का पाबंद मैं कोशिश करता हूँ रहूँगा, और एक दूसरी चीज की कौल का पक्का, जुबान दे दिया किसी चीज के लिए तो जुबान दे दी। दो चीज अगर ये करेंगे तो भले धन दौलत नहीं मिले लेकिन आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। जहाँ रहेंगे, जिस संस्थान में रहेंगे, जिस एडिटर के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो आपको कहेगा कि भाई पक्का है। चलिए, ये कुछ बातें हुई। हम मोहंती साहब के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राजीव जी के साथ भी एक साथ तो नहीं है, लेकिन अलग अलग अखबारों में हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं। हमसे सीनियर, ये दोनों लोग हमसे सीनियर है पत्रकारिता में। हम तो सीखते थे इनसे जब टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, और इनसे बहुत कुछ सीखा। जब मैं 96-97 में के बिरला फाउंडेशन फेलोशिप हमको मिला पत्रकारिता का, तो मोहंती साहब ही हैं जिन्होंने कहा कि आप किताब तो ये जो आपका रिसर्च है या शोध जो किए हैं उसकी किताब तो बाद में छपेगी, लेकिन उसके पहले आप लिखते जाइए। दो आदमी थे, एक उत्तम सेन गुप्ता जी थे, वो भी यहाँ आउटलुक में हैं, और मोहंती साहब। इन दोनों लोगों ने हमको इनकरेज किया और ये सलाह दी कि एक बार इकट्ठा ही मत कीजिए, और ये एक पत्रकार का स्वभाव भी होता है। दिन भर घूमता है, हंटिंग कहते हैं पत्रकारिता को, तो शाम तक उसको कुछ लिख देना चाहिए। तो काम आसान रहा मेरा, मैं लिखते गया, और इन जैसे हमारे मित्रों ने छापना भी शुरू कर दिया, तो काफी फीडबैक हमको मिला। कई बार तो मान लीजिए कोई लेख हमने लिखा तो कई अखबारों ने तो एक एक पेज की चिट्ठियां, लेटर टू एडिटर में चिट्ठियां छापी उस पर रिएक्शन। तो उससे हमको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला, क्योंकि हमारा जो स्टडी था उस पर बहुत प्राइमरी तरह का काम था, उस पर बहुत पहले काम हुआ नहीं था। और तो इसलिए हमको ओरल हिस्ट्री से और बहुत सारे लोगों के रिएक्शन से, पुरानी याददाश्तों से बहुत कुछ हमको अपने काम को आगे बढ़ाने में मदद मिली। तो ये इन दो लोगों ने हमारे काम को, एक और थे जिनका बहुत मेजर रोल था, वो आपको हिंदुस्तान के ये थे, फीचर पेज देखते थे। देखिए उनका नाम नहीं, सुरेंद्र किशोर जी नहीं, यहाँ थे अरविंद मोहन जी। अरविंद मोहन जी ने भी काफी हिंदुस्तान में हमारे देश वगैरह छापे। तो अरविंद मोहन भी यहाँ के टीचर रहे हैं, टीचर, हाँ जी। जी। तो ये उत्तम सेन जी और मोहंती साहब, तो ये लोग अंग्रेजी वगैरह में मदद करते थे। तो अंग्रेजी की दुनिया एक अलग है, लेकिन वो बड़ी प्रभाव उन दिनों पैदा करती थी। अब थोड़ा अंग्रेजी का प्रभाव पॉलिटिक्स वगैरह में थोड़ा घटा है, लेकिन उन दिनों ब्यूरोक्रेसी में और ये में ज्यादा प्रभाव हुआ करता था। तो इसलिए बहुत योगदान है। बल्कि सच पूछिए तो मैं तो छात्र जीवन में मैं एक्टिविस्ट जरूर था, लेकिन मैं एफोर्ड नहीं कर सकता था जो राजनीति का भी दौर है उसमें। तो मैं तो पत्रकारिता ही कर रहा था, लेकिन उस 96-97 में प्रभाष जोशी जी एक हमारे गुरु मिल गए, जनसत्ता में भी मैं था। तो बिना मांगे, बिना अप्लाई किए फेलोशिप मिल गया, और इन सब लोगों की जो मदद हुई, सुरेंद्र किशोर जी भी उसमें एक थे। तो इन सब लोगों ने जो मदद की, तो हमको मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको एमपी बनना है या फिर से जाना है। शादी ब्याह हो गया था, बाल बच्चे हो गए थे,
तो अब तो एक बार सरकारी नौकरी छोड़ करके हम पत्रकारिता में आए थे, बल्कि सरकारी नौकरी से आधा पैसे पर पत्रकारिता में आए थे। और तो इसलिए कहने का मतलब कि आप लोग भी माने अगर कुछ ये है तो टाइम का भाई एकदम टंच होना चाहिए, पक्का आप लोगों को होना चाहिए। अब मैं आता हूं मौजू पर, आज का जो विषय है। देखिए, अगर इस मुल्क को समझना है, कायदे से समझना है, तो यहाँ की जाति व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। ये बात सिर्फ मुसलमानों पर लागू नहीं होती, ये बात सभी धर्म के लोगों पर लागू होती है। बल्कि यूं कहिए कि हम लोग है थोड़ा ज्यादा जात का सिस्टम हम लोगों के यहाँ मजबूत है। और मैंने सुना सिंह साहब से कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लड़के बच्चियां यहाँ जाते हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश तो और भी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि बिहार ही उत्तर प्रदेश में। ये मैं भी पहले यही समझता था, लेकिन जब पार्लियामेंट में जाने के बाद, लोगों से मिलने के बाद और पूरे देश में और दुनिया में घूमने के बाद मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि नहीं, कमो बेश ये पूरी दुनिया में है और भारत में है, भारत के सब राज्यों में है। कमो बेश मैं कह रहे हैं, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो इसीलिए कास्ट सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। अब रही बात कि भाई कास्ट, कुछ लोग इससे भड़कते हैं कि भाई नहीं, इससे अलग ही रहा जाए, ये पिंडोरा बॉक्स है, इसको छेड़ेंगे तो फिर सरदर्द हो जाएगा। तो ये बचने से काम नहीं चलने वाला है, उसको समझना पड़ेगा। और देखिए, पत्रकार को तो बिल्कुल खुले दिमाग से चीजों को समझना चाहिए। अब मान लीजिए कि इसमें कई जातियों के लोग होंगे, दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, जनरल कैटेगरी के लोग भी होंगे, मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुस्लिम में भी अपर कास्ट के लोग होंगे, या जो पसमानदा जिसको हम लोग कहते हैं, पिछड़ी जाति के लोग, ओबीसी के लोग होंगे, कुछ दलित भी हो सकते हैं उसमें, मुस्लिम में भी। तो और इसमें हम लोगों में से किसी का कोई गलती या कोई दोष नहीं है। हम में से, आप में से किसी ने आज तक दुनिया में किसी ने भगवान जी के यहाँ, खुदा मियाँ के यहाँ तो कोई अर्जी लगाई नहीं थी कि हमको फलां जात में पैदा कर दो। तो ये तो हम लोग पैदा हो गए, तो जहां पैदा हो गए वो धन्य है, ये जीवन धन्य है, उसको मानना चाहिए। तो ये नैसर्गिक न्याय का भी तकाजा है कि भाई जो जहां पैदा किया हुआ, अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ, तो वो ठीक है। कोई बड़ा कैसे हो, कोई छोटा कैसे हो, तो कोई ऊंचा जात कैसे हो गया, कोई नीचा जात कैसे हो गया, तो ये सब पर बात लागू होती है। अब रही बात, अब मैं आता हूं मुस्लिम समाज में। तो आमतौर पर बड़े बड़े लोगों को एक मिथ बना हुआ है कि मुसलमानों में कोई जात पात नहीं। हिंदू समाज के जात पात से तो सब लोग वाकिफ हैं, और उसके लिए कई समाज सुधार के और जाति तोड़ों के कई आंदोलन चले, जनेऊ निकाल करके फेंकने के आंदोलन चले, मारकाट हुआ है, और लंबा इतिहास है, हजारों साल का इतिहास है। लेकिन मुस्लिम समाज के बारे में ये माना जाता रहा है, एक मिथ है, बड़े बड़े विद्वान लोग भी ये गलती करते हैं कि यहाँ एक रूप समाज है, ये एक मोनोलिथ और होमोजिनस लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने पाया कि ये जो मुस्लिम समाज है, ये हिंदू समाज की तरह ही
ये बटा है, जातियों में बटा है, वर्गों में बटा है, उपजातियों में बटा हुआ। और ये सिर्फ हिंदुस्तान की ये खूबी नहीं है। बहुत लोग ये समझते हैं, बहुत अगर कुरेदिएगा तो ये मान लेंगे कि चलो मान लिया अपने देश में है, हिंदू धर्म के देखा देखी, जाति व्यवस्था के देखा देखी, वर्ण व्यवस्था के देखा देखी, मुसलमानों में भी, चूंकि मुसलमान तो इस्लाम तो बाहर से आया है, तो यहाँ जाति व्यवस्था देखा देखी आ गई। लेकिन हमने ये पाया कि ये आधा सच। ठीक है कि कोई दो सभ्यताएं, दो संस्कृति, दो तहजीबें या कई तहजीबें अगर मिलती हैं तो गुण और दोष का आदान प्रदान तो होता ही है, बट नेचुरल है, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन ये कहना कि यही है, ये बड़े बड़े मुस्लिम जो उलेमा हैं, दानिश्वर जिनको कहते हैं, उर्दू में इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो तो कतई नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की बीमारी है। तो मेरी उनसे भी बहसें हुई हैं और हमने बताया कि नहीं भाई, इस्लाम के आने से बहुत पहले हमने खुदाबख्श लाइब्रेरी से सर एक हिदाया नाम की किताब है, और वो मक्का की छपी हुई है और तब की छपी हुई है। हमको सन ईस्वी बहुत याद नहीं रहता है, हिजरी वगैरह ठीक से, लेकिन इतना याद है कि ये तब की छपी हुई है जबकि हिंदुस्तान में कोई मुसलमान अरब देश से यहाँ हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैर नहीं रखा, आया नहीं। तब से उनके किताब में 3 ऐसे शब्द हैं। वो क्या है 3 शब्द? वो शब्द है असराफ, अजलाफ और अर्जाल। अशरफ का मतलब है नोबल पर्सन, एलिट, ऊपर वाला, उसको ऊंचा जात आप कह सकते हैं। अजलाफ कह सकते हैं बीच वाला। अर्जाल सबसे नीचे वाला। अर्जाल का मतलब निकृष्ट, नीच, कमीना, ये होता है। तो हमारा कहना यह है कि भाई कोई भी शब्द जो आता है डिक्शनरी में, लुगत कहते हैं उर्दू में उस डिक्शनरी को, शब्दकोश में, तो वो समाज से बाहर की कोई चीज नहीं होती। वो समाज में जब चीजें होती हैं तो शब्द तो बाद में गढ़े जाते हैं। तो जब हिंदुस्तान से कोई टच नहीं था इस्लाम का, किसी मुस्लिम का, तब से आपके ये जूरिस्प्रूडेंस में, आपके फिलॉसफी में, आपके धर्म ग्रंथों में ये तीनों शब्द कहां से आ गए? इट मीन्स कि आपके सोसाइटी में भी ये बीमारी थी तभी ये बात आई। फिर हमने कहा कि भाई जो प्रॉफिट हैं हमारे हजरत मोहम्मद, वो उनका आखिरी जो स्पीच है, जिसको हम लोग कहते हैं हज्जतुल विदा का स्पीच, वो आखिरी, उसके बाद वो हम लोग मरना नहीं कहते हैं कि पर्दा कर गए। तो जिसके बाद वो दुनिया से पर्दा कर गए, हज्जतुल विदा का खुतबा उसको कहते हैं। उस खुतबे को हम लोग मस्जिदों में शीशा में फ्रेम करके हम लोग रखते हैं। दिल में उतारे न उतारे, लेकिन शीशा में तो टांगते हैं, दुनिया भर में टांगते हैं। उसमें क्या हमारे जो प्रॉफिट हैं क्या फरमाते हैं, क्या उन्होंने कहा, उसका क्रक्स मैं बताऊं। वो करीब हम समझते हैं कि 5-7 मिनट का है स्पीच, लेकिन वो उसमें कहते हैं कि न गोरे को काले पर, अरबी में वो है, मैं आपको तर्जुमा सुना रहा हूं, न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अरबी को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर कोई फौकियत माने कोई बर्तनी, कोई सुपरमेसी
हासिल नहीं है। क्या कहते हैं? अरबी गैर अरबी, काला गोरा, जो हम लोग वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो वर्ण माने क्या होता है? वर्ण माने कलर होता है, रंग। तो कह रहे हैं कि न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अरबी को अजमी पर। अरबी कहते हैं जो अरब का है, अजमी कहते हैं जो गैर अरबी है। कोई फौकियत, कोई बरतरी हासिल नहीं है, कोई सुपरमेसी हासिल नहीं है। अगर है तो तकवा की बुनियाद। तकवा का मतलब, तकवा जो खुदा से डरने वाला है, जो ईमान वाला है, जो गरीब परवर है, वो तकवा उसको कहते। इसका मतलब क्या? कि कोई कुल से, कोई खानदान से, कोई वंश से बड़ा नहीं है, कोई कबीले से, कोई जाति बिरादरी से बड़ा नहीं है। बड़ा वो है जो खुदा से डरने वाला है, जो न्यायप्रिय है, जो इंसाफ पसंद है, जो गरीब परवर है, वो बड़ा है। क्यों जरूरत पड़ी? और इस बात को, मतलब कि आखिरी खुतबा है, इस बात को ताज जिंदगी इसको दोहराते रहे। इसकी लड़ाइयां लड़ी। एक हबशी को, हजरत बिलाल उसका नाम है, उन्होंने अजान देने के लिए, इमाम भी नहीं, एक इमाम होता है और एक मुअज्जिन जिसको कहते हैं अजान देने वाला होता है। हबशी को उन्होंने अजान देने के लिए नियुक्त कर दिया। जो आगाज करता है, लोग उसकी आवाज पर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो काफी छेद गोइया हुआ। उनके मरने के बाद भी उस शख्स को, चूंकि वो हबशी था, काला था, बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। तो हमारे प्रॉफिट तो इस मामले में बहुत क्लियर है। देखिए, इस इस्लाम में और जो हिंदू मैथोलॉजी, उसमें फर्क सिर्फ इतना है कि इस्लाम में वसूलन इन प्रिंसिपल छुआछूत, ऊंच नीच, जात पात नहीं है, लेकिन अमलन है। हिंदू मैथोलॉजी में इन प्रिंसिपल है, वर्ण व्यवस्था है। लेकिन उसके खिलाफ लड़ाई भी है। हमारे यहां इन प्रिंसिपल नहीं है। इसी को लोग, इसी का आड़ ले करके जो अमलन, जो प्रैक्टिस में जो ये बीमारी है, उस पर पर्दा डालते रहे। उसी हज्जतुल विदा के खुतबा में प्रॉफेट मोहम्मद के ये भी बात आई है कि हमने तुमको कबीलों में पैदा किया सिर्फ इसलिए, उसका सिर्फ मकसद ये है कि तुम्हारी पहचान हो सके। उसके बाद कुछ नहीं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं। कबीलों में पैदा किया, हम अंसार कबीले के हैं, वो मंसूर कबीले का है, वो इस कबीले का है, उस कबीले का है। और आप ये जान लीजिए कि जो प्रॉफिट का खुद का कबीला था, कुरैश, वो अरब में सबसे उम्दा और सबसे इज्जत वाला कबीला माना जाता था, जिसमें वो पैदा हुए। तो उसमें उनका कोई दखल नहीं था, जैसे आपका हमारा कोई दखल नहीं रहता है। तो ये है, आपके यहां मनुस्मृति है, बाद में हमारे यहां भी कई लोगों ने, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुस्लिम गुजरे हैं, मैं नाम लेकर के, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। सर सैयद साहब जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, उनकी भी किताब आप पढ़ेंगे, असबाब बगावत हिंद, तो उसमें भी मिलेगा कि ये उनके जहन में भी, उनके दिमाग में भी है।
मौलाना अशरफ अली थानवी है और दूसरे लोग हैं। तो कई लोगों ने, लेकिन मूल रूप से जो इस्लाम है वो नहीं है। और हिंदू धर्म में भी हम समझते हैं कि हिंदू धर्म में भी तो कई ऐसी चीजें हैं जिससे लगता है कि कुछ नहीं है, कि भाई अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानंद वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है और ये पराये का है। ये गिनती तो जो छोटे विचार के लोग करते हैं, जिनका विचार बड़ा होता है, दिल बड़ा होता, पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी ही उनके लिए अपनी है। ये वहां भी है। उसी तरह से इस्लाम में भी तो ये है, और वहां जब ये है, दूसरी तरफ ये भी है कि परछाई से नफरत करते हैं, गले में घंटी बांधते हैं, कमर में घंटी बांधते हैं, ये भी है। उसी तरह से इस्लाम में भी है कि एक ही सफ में खड़ा हो गए महमूदो अयाज, यहां न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। एक ही सफ में खड़ा हो गए, माने एक कतार में खड़ा हो गए, यहां न कोई बंदा रहा, एक ही सफ में खड़ा हो गए महमूदो अयाज, महमूद राजा, अयाज प्रजा। यहां न कोई बड़ा है न छोटा है, जो आगे आएगा इबादत के समय नमाज पढ़ने के लिए आगे बैठेगा, पीछे बैठेगा, ये व्यवस्था है। लेकिन वहां भी हमने देखा, एक बार गौर किया, एक ही बार मैंने नमाज पढ़ने का यहाँ तो हमको मौका नहीं है, जो जामा मस्जिद है लाल किले के सामने दिल्ली की, लेकिन हमने देखा कि आगे दरवाजा है। भाई हम तो जितने मस्जिद देखे हैं आगे कोई दरवाजा नहीं होता है, वो तो मिंबर कहते हैं। जैसे ये है मिंबर, एक खुतबा देने के लिए वहां इमाम खड़ा होकर के खुतबा देते हैं, लेकिन आगे से दरवाजा है। पता चला कि क्या है, कुछ लोगों से, बुजुर्ग लोगों से पूछा दिल्ली 6 के, तो कहा कि इधर से जो शहंशाह होते थे उस समय वो आते थे, तो उनका इंट्रेंस तो आम लोगों के तरफ से तो नहीं होगा, उनका इंट्रेंस के लिए एक दरवाजा उधर से आगे से बना था। तो ये विद्रुपताएं हैं, ये कमजोरियां हैं, लेकिन मूल जो अवधारणा है इस्लाम, उसमें तो मसावात है, बराबरी, मसावात है। इसीलिए हमने अपनी किताब का जो रिसर्च जो किया के बिरला फाउंडेशन वाला, तो उसमें हमने अपनी किताब का नाम ही दिया, शीर्षक ही दिया, मसावात की जंग, बराबरी के लिए संघर्ष, बराबरी के लिए जद्दोजहद। तो हमने कहा कि भाई, ये कहा कि अगर हिंदू धर्मशास्त्र में अगर मनुस्मृति है, वर्ण व्यवस्था को निकाल दीजिए, तो जो सो काल, जो मैंने कुछ लोग जो मानते हैं कि भाई उसको निकाल दीजिए, तो हिंदू धर्म की कोई कल्पना नहीं रह जाती। तो वहां तो लोग लड़ रहे हैं, वहां तो समाज सुधार के कई आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। तो इसका दो मतलब है कि तो और खतरनाक है भाई, जब हमारा डीप रूटेड नहीं है, कोई मैथोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है इस बीमारी का, हमारे जूरिस्प्रूडेंस में, हमारे मैथोलॉजी में, तभी बीमारी बरकरार है। ये तो और खतरनाक बात है। वहां तो एक बात समझ में आती है कि है मनुस्मृति है और वर्ण व्यवस्था है, तो उसके लिए हमने कहा कि भाई, तो इसका एक नजरिया ये है कि, और दूसरा नजरिया ये है, और हमने उसी दूसरे नजरियों को अपनाया कि तब तो हमारे लिए और आसान है, हमारे लिए और आसान है। तो हमने एक बार बहस छिड़ी कि भाई, होता है ना, रिजर्वेशन को लेकर के बहुत माथापच्ची होती है। आप लोगों को भी अगर ऊंची जातियों से आप लोग आते होंगे, तो कभी कभी लगता होगा कि भाई हमको पीछे छोड़ करके और ये कर, हालांकि अभी अखबार में रिजर्वेशन नहीं है, जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं दरिए का,
तो लगता है सरकार, तो क्यों है भाई? हमारे संविधान में इसीलिए व्यवस्था की गई, विशेष अवसर का उसको सिद्धांत कहते हैं, आरक्षण वही तो है। तो लोगों ने कहा, जब आरक्षण वगैरह की बात शुरू हुई तो कुछ कई मुस्लिम उलमाओं ने, कुछ सियासी लीडरों ने भी, आज भी लोग कहते हैं, कई किताबें लिखी हैं कि ये तो गैर इस्लामी फेल उसको कहते हैं, गैर इस्लामी तरीका है, और रिजर्वेशन वगैरह की बात करके और मुसलमानों को बांटने की कोशिश हुई। हमारे बारे में भी है, हमारे को लेकर के जब हमने ये तहरीक शुरू की तो हमारे को तो लेकर के बड़े बड़े सेमिनार हुए पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में। एक सोशल साइंटिस्ट के नाम पर एक दिल्ली का एक एनजीओ है, और बहुत बड़ा सेमिनार किया, और देश भर से, दुनिया भर से लोग सोशल साइंटिस्ट के नाम पर लोग बुलाए गए, और मुझको जैसे आतंकवादी घोषित किया जाता है वैसे इस्लाम मुखालिफ और क्या क्या कह करके पेपर पढ़ा गया उसको। तो इस तरह की चीजें हमने कहा कि भाई ये इसमें क्या गलत है? अरे हमने तो कहा कि हमारे प्रॉफिट है, हमारे प्रॉफिट ने सबसे पहले रिजर्वेशन की शुरुआत की। मौलाना लोग, कई लोग बोलते ही नहीं, हम तो पूछते, उनकी मजलिस में जाकर के भी पूछते कि भाई आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को बांटने का ये एक टूल्स है, रिजर्वेशन तो हिंदू समाज की बीमारी है, वहां सब चलता है, हम तो ऐसे ही पहले से कमजोर हैं, बिलबिला रहे हैं, हमारी पिटाई हो रही है, ये अली अकबर शैतान कहां से आ गया जो हमारे अंदर भी ये बात कर रहा है? हमने कहा कि ये हम नहीं बात कर रहे, हमारे प्रॉफिट ने कहा, पता नहीं इसको ठीक से ठोक ठा करके आप लोग देखिएगा, हमने कहा एक माने तीर हमने छोड़ा कि भाई प्रॉफिट ने ही सबसे पहले रिजर्वेशन शुरू किया। कैसे भाई? तो हमने कहा कि जो फितरा जकात हम लोगों के यहाँ बढ़ता है, हर चीज में तय है, गहना वगैरह पर भी, और चल अचल संपत्ति सब चीज पर, ईद वगैरह के रमजान के महीने में फितरा जकात हम लोग निकालते हैं गरीबों को देने के लिए, आमदनी के हिसाब से। तो उसको लोग लेते हैं, जो मजबूर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉफिट की हिदायत है कि फितरा जकात पर सैयद का हक नहीं, सैयद नहीं। प्रॉफिट ने हिदायत की एक बिरादरी का नाम लेकर, सैयद माने मुस्लिम ब्राह्मण, मुस्लिम ब्राह्मण नहीं ले सकता, जो खुद उस कबीले से ताल्लुक रखते थे हमारे प्रॉफिट, और उन्होंने उसका नाम उससे डिलीट किया, हटाया, कहा कि फितरा। वो हमने कहा कि अगर ये जाति आधारित आरक्षण की यही व्यवस्था है, अगर ये जाति आधारित नहीं होती तो वो कहते कि गरीब मुसलमान फितरा जकात नहीं ले सकते। क्यों कहा उन्होंने कि सैयद नहीं ले सकता, सादात नहीं ले सकता? आप सोचिएगा, समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन, जात पर क्यों, इसको लेकर के बड़ी बहस हुई है, मंडल समय के हुआ है, फुल बेंच का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, आए दिन इस पर बहस होती रहती है, सवाल उठते रहते हैं, क्यों किया गया? हम समझते हैं, उसको हम इस्लाम से मिला के देखते हैं। हिंदू बीच बीच में समझने के लिए आपको हिंदू धर्म की कुछ बातों को कह रहे हैं, हम बात वही क्या कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की, मुस्लिम माशरे की। क्यों? देखिए, अमीरी और जो गरीबी है वो रातों रात बदलने वाली चीज है, लेकिन जो जाति है वो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती है। ये दिक्कत, जो जाति से हीन है, जाति से कमजोर है, और ये हजारों साल की, सैकड़ों साल की ये बीमारी,
आपको मान लीजिए कि यहाँ से पढ़ के निकले और किसी अखबार के एडिटर हो जाए, आपकी दुनिया बदल जाएगी, तुरंत बदल जाएगी। तो गरीबी, आपको कोई लॉटरी निकल जाए, कोई पुराना मकान की नींव की खुदाई करे तो उसमें सोने चांदी की हीरे जवाहरात निकल जाए जमीन के नीचे से, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका भरा बुरा परिवार तुरंत घंटों में बिखर सकता है, आप सड़क पर आ सकते हैं। तो गरीबी और अमीरी जो है वो रातों रात बदलने वाली चीज है, लेकिन जात जो है वो नहीं बदल सकती। हम आए दिल्ली में, या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, अभी एमपी नहीं थे तब की बात कर रहे थे, तो हमको लेक्चर देना था, बुलाया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लेक्चर देने के लिए। तो मियाँ जी हैं तो पुरानी दिल्ली में ही न ठहरे हैं, तो हमको वहीं ठहरा दिया लोग, ये करके लोग, कोई प्रोफेसर थे अपना। तो वहां हमने देखा कि भाई ये कुछ मुस्लिम लोग खच्चर गधा घोड़ा के बीच में वो खच्चर भी होता है। हम ही लोगों में जात उपजात नहीं है, जानवरों में भी शायद है। तो वो खच्चर पीठ पर मलबा ढोता है, जहाँ की गलियां सकरी हैं, ट्रैक्टर नहीं जा सकता, जिस जमाने में बैलगाड़ी चलती होगी नहीं जाती होगी, तो वहाँ मलबे की सफाई, सामान की ढुलाई, लाना ले जाना सब खच्चर करता है। तो पूछा कि भाई क्या है आप लोग, मैंने क्या है? तो हम मुसलमान है। तो हमारे यहाँ बिहार में वो इस तरह का लोग है, तो उनको गधेड़ी कहते हैं। हिंदू में भी वही जात है। हमारे अपने आबाई घर में जहाँ हमारी पैदाइश हुई, वहां पर हमारे विश्वनाथ गधेड़ा चचा हम लोग बोलते हैं, उसका भाई हमारे साथ, उसका लड़का हमारे साथ पढ़ता था, उसके पिताजी चचा हम लोग कहते थे। तो वो गधेड़ा है, और मुसलमान में जो है वो गधेड़ी है। तो ये सब जगह, बनारस में भी है, दूसरी जगह भी है, तो सब जगह ये बिरादरियां हैं। हमने पूछा कि भाई इसमें कोई मतवब्बर और कोई मारूफ मशहूर आदमी हो तो जरा हमको बात बताइए। तो लोगों ने कहा हाँ एक है, हाजी गधा है, उनके यहाँ चलिए ले चलते हैं। हाजी गधा, और बेचारा गधेड़ा, उसको किसी तरह से पैसा कमा लिया, हज कराया, हाजी साहब हो गया, तो उसका नाम उस इलाके में, मैंने आज से करीब हम समझते हैं कि 15-20 साल पहले की बात है, हाजी गधेड़ा साहब। वो मर गए हैं, लेकिन उनके बच्चों का भी नाम, बढ़िया पक्का का मकान है, और उनके बच्चों का उनको लोग जानते हैं हाजी गधेड़ा या हाजी गधेड़ी, कुछ इसी तरह से। तो ये चीज ये करती नहीं है। हमारे एक साथी हैं, अभी तो डीजी रैंक के अफसर हैं, हमारे गाजीपुर बक्सर के हैं, तो बलिया गाजीपुर सब हम लोग का वो रिश्तेदारी वगैरह होता है। तो वो जब हमारी किताब पढ़े मसावात की जंग, हमसे कोई परिचय नहीं था, उस पर हमारा नंबर था, लैंडलाइन नंबर, तो उन्होंने पढ़ा, तो हमको उन्होंने कहा कि देखिए, उस समय एसपी थे, कहा कि हम गांव में अपने जाते हैं, इधर गहमर साइड में गांव है बारे, तो कहते हैं, उन्होंने कहा कि जब हम गांव में जाते हैं, एसपी गांव में जाते हैं, तो लोग कहता है कि देखिए ये जुलहवा ऐंठ की चल। अब वो कह रहे थे कि अरे भी कहिया ऐठेंगे, अब एसपी हो गए। हमारा गांव में सब जितना पठान लोग है और दूसरा सो काल ऊंची जात का है, उन लोगों को, कई लोगों को हमने सिपाही में भी भर्ती करा दिया, अपने से भी भर्ती, उधर बहुत सेना में और पुलिस में लोग जाते हैं। हम एसपी हो गए तो कह रहा है कि जुलहवा ऐंठ के चलो। और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमको नाक नक्श भी गोरे नारे हैं, मूंछ वगैरह रखते हैं, बढ़िया पर्सनालिटी है।
तो कहा कि अब उनको हम देखा नहीं था, इस बात का डिस्क्रिप्शन में सुना रहा, वो फोन पर जो कह रहे थे ट्रेन में जाते हुए, तो कहा कि भाई कब हम थोड़ा सीना ऊपर करके चलेंगे। तो ये सिस्टम है, ये तल्ख हकीकत है। इसको जो हम ढकने की कोशिश करते हैं, हिंदू समाज ने तो ढका नहीं, उसका इलाज किया, कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको ढकने की वजह से वो जो बीमारी है, वो जख्म है, नासूर बन गया। तो हमने उसको इतना पक गया था कि हमने सीट से ही थोड़ा सा खोदा तो मवाद गिरने लगा, हल्का महसूस किया। तो काहे नहीं भाई, हमारे यहाँ मेस्तर भंगी, हिंदू मेस्तर, हिंदू में भंगी है हमारे यहाँ, उसी को हलाल खोर कहते हैं। कहीं आंध्रा वगैरह में हेला कहते हैं, कहीं होलैया कहते हैं। काम तो वही करता है, मैला ढोने का काम करता है। औरतें भी आज भी मैला ढोने का काम। हालांकि अब ये मान्यता है कि भाई मुसलमानों में दलित नहीं है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में उठाते हैं। आप लोग भी देखिए, क्योंकि मुस्लिम समाज को जाइएगा तो पहले पड़ेगा। वोटिंग बिहेवियर, शादी विवाह और रिचुअल्स, पर्व त्योहार, सब में माइनॉरिटी स्टडी कीजिएगा तो कहीं ना कहीं अलग अलग कई चीजें हैं। मस्जिदें अलग अलग, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड्स अलग अलग है। कहीं मियाने की मस्जिद है, कहीं कहीं फकीराना मस्जिद है, कहीं जोलहट्टा कहा जाता है। एक जगह मैं बिहार में गया, जानते होंगे सर, वैशाली जिला में हम जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि अरे अरे इधर मत जाइए। क्या बात है भाई? तो वो हरम बल्ला। हमने कहा हरम बल्ला क्या है? तो वही 2 नंबरी लोग। क्या पता चला कि जो मुगलों के जमाने में जो उनकी नाजायज औलादें होती थी, रखेले होती थी, उनसे जो संतान बने वो कहीं गांव के किनारे अलग बसे हुए हैं। हरम बल्ला माने हरामी लोगों का मोहल्ला। तो ये है, हमको कबूल करना पड़ेगा। छिपाएंगे कितना दिन? हमारे यहाँ नट है, हमारे यहाँ बखो है, हमारे यहाँ पवरिया है, हमारे यहाँ एक बिरादरी का नाम भटियारा है। भटियारा मीन्स बैठकर। अब कैसे बना, हमने बहुत कुछ उसमें किया है, खोजा है। जो सेंसस रिपोर्ट है उससे, या बुकानन, ओमेले, रिजले, सब लोगों को खोजते हुए कहीं किसी ने कहा कि भात से भटियारा बनाकर, किसी ने कहा कि जीटी रोड के किनारे ये जात मिलती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो भटियारा कैसे बना होगा, एक कल्पना करने की बात है। असल में जो जीटी रोड बनाया शेरशाह सूरी ने, तो जीटी रोड बनाया तो रोड बनता है तो लाइन होटल बनता है। अब धीरे धीरे जब बहुत विकसित हो जाता है तो रोड के किनारे बड़े बड़े अच्छे होटल बनते हैं। तो जहां सराय होता था, जहां अस्तबल होता था, घोड़े, आजकल कार की पार्किंग होती है, उस तरह से घोड़े के लिए अस्तबल होता था। तो वो अमीर उमरा खुशहाल लोगों के लिए होता था। लेकिन उसी होटल के बगल में आप देखिएगा जहां भी, तो छोटा सा झोपड़ी नुमा दुकान भी होती है। एक जहाँ एक बुढ़िया होती है, उसकी एक श्याम हो रही बिटिया होती है, उसकी एक बहू भी होती है, उसी में दाल भात बनाती है, चोखा बनाती है, लिट्टी बनाती है। तो गरीब लोग वहां खाते हैं। तो 5 स्टार में रहने वाले लोग, ठहरने वाले लोग तो रईस, नवाबजादे, सोरफा, काजी हो गए। और जो वो गरीब झोपड़ी में रह रहा है तो वो तो ये भटियारा ही ना होगा।
क्रेज बन गया भटियारा भटियारिन की तरफ। एक बार पंडित नेहरू आए और पटना के गांधी मैदान में भाषण कर रहे थे। कांग्रेसी लोग बहुत लड़ रहे थे आपस में, उस जमाने में बहुत आजीज होकर के उन्होंने कहा कि बिहार के कांग्रेसी तो भटियारों की तरह से लड़ रहे। उसमें जो औरत होती है उसको भटियारिन कहते, अब मर्द है भटियारा है। तो ये बना, ये सब चीज बना, तरह तरह के चीजें, और ऐसे नहीं बनती है। कई तरह, हमने तो कई ऐसी कहावतों को जो प्रचलित हैं उनको मैंने निकाला, लोगों के ओरल हिस्ट्री से लोग प्रचलन है। एक है जुल्हा दुनिया, हाँ, कोदो मड़ुआ अन्न नहीं। अब कोदो मड़ुआ मोटंजा है, मोटा अनाज, अब तो लोग खाते भी नहीं है। बहुत लोग इसमें से बच्चे होंगे कोदो मड़ुआ देखे भी नहीं होंगे। तो कोदो मड़ुआ अन्न है, अन्न नहीं। आज जुल्हा दुनिया जन नहीं, जुल्हा दुनिया की आदमी में गिनती नहीं है, जिस तरह से कोदो और मड़ुआ की अन्न में गिनती नहीं है। तो आजकल कोदो और मड़ुआ बहुत डॉक्टर लोग उसी को प्रिस्क्राइब कर रहा है, बड़ी बीमारी हो रही है। बहुत चिकना खाने से बहुत सारी गड़बड़ी भी हो रही है। तो ये भी बीमारी है, और ये बीमारी जब समाज में रहेगी तो वो धर्म में भी आएगी, वो शिक्षा में भी आएगी, वो प्रशासन में भी आएगी, वो सियासत में भी आएगी। आप समाज में जो बीमारी है देखते हैं आप, गिनती होती है, आप लोग भी गिनती कीजिएगा, हम लोग भी करते थे। इस कंस्टिट्यूंसी में इतने हैं, इसमें इतने हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतने हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इतने हैं। यहाँ जिस तरह से उसमें गिनती होती है, अब धीरे धीरे हम लोगों में भी गिनती शुरू हो गई है। और थोड़ा जो दंगा फसाद का डर रहता है तब तक तो वो थोड़ा सा दबा रहता है, और वो डर खत्म होता है तो ये भी जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है तो वो भी उभरता है। तो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री राइटिंग हुआ माइनॉरिटी के बारे में, लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है, पसमानदा पिछड़े मुसलमान जो हाशिए के लोग हैं, उनके बारे में अभी काम होना बाकी है और हो रहा है। मुझे खुशी की बात है कि जिस काम को हमने शुरू किया उसके बाद मेरे यहाँ कोई 2 महीना 3 महीना पर किसी न किसी देश और दुनिया के यूनिवर्सिटी के स्कॉलर पीएचडी कर रहे होते हैं, और दूसरे जर्नलिस्ट आते हैं इस विषय पर बात करने के लिए, समझने के लिए आते हैं। कई लोगों ने पीएचडी कर लिया, कई लोग पीएचडी वगैरह करके कई यूनिवर्सिटीज में नौकरी कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स में भी आ गया। पॉलिटिक्स में तो ऐसे आया, अब देखिए अभी से नहीं, कुछ तो काम मैंने अभी चलने से पहले मैं देख रहा था कि इस्लाम के सैदाई का अजब हाल देखा, इस्लाम के सैदाई का अजब हाल देखा, काउंसिल में जाए सैयद मस्जिद में फकत जुम्मा। अब देखिए सियासत में, और ये हम नहीं कह रहे हैं, अकबर इलाहाबादी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, बहुत मशहूर शायर गुजरे हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम के सैदाई, सैदाई माने चाहने वाला, इस्लाम के मानने वाला, चाहने वाला, इस्लाम के सैदाई का अजब हाल देखा, काउंसिल में जाए सैयद मस्जिद में फकत जुम्मा। हमने तो पूरा गिनती किया बिहार में, हमको तो यूपी के गिनती के लिए भी बिरला फाउंडेशन कह रहा था। हमने कहा कि 1.25 लाख टका दे रहे हैं और 1 साल की अखबार से छुट्टी मिली है, इसमें उत्तर प्रदेश कोई मामूली राज्य हो तो एगो देशों से बड़ा, उस समय बटा नहीं था, हमारा बिहार भी नहीं बटा था, झारखंड नहीं बटा था, तो हमको दौड़ाते डरते मुआइएगा 2 साल कर दीजिए, रकम डबल कर दीजिए। तो उनके संविधान में नहीं था, ये में तो नहीं हुआ। तो इसमें करने की जरूरत है। वहां हमने तो बिहार में गिन के बताया कि कितने एमएलए हुए, कितने एमपी हुए, कितने मिनिस्टर हुए, और किस किस जाति बिरादरी के हुए।
सब गिन करके बता दिए, बहुत कम, दाल में नमक के बराबर भी नहीं जो पसमानदा मुसलमान। आज भी मोटा मोटी वही स्थिति बनी है। सभी पार्टियों को देख लीजिए, सलमान खुर्शीद साहब को देख लीजिए, गुलाम नबी आजाद, सब हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं सब लोगों से, कोई उनकी तनकीद नहीं, उनसे भी मैं ये बात कर रहा हूँ। मोहसिना किदवई साहिबा को देख लीजिए, आजम खान साहब को देख लीजिए, सब पार्टियों का वही हाल। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को देख लीजिए, सब जगह वही हाल है। इस बार हम लोगों ने सोचा कि यूपी में चुनाव हो रहा है और एक राज्यसभा के सदस्य सालिम अंसारी थे बसपा के, हम लोग कहा कि इसका लगता है कि इस बार रिन्यूअल हो जाएगा, इसलिए कि चुनाव है और मुस्लिम की आबादी करीब 20% है और उसमें से पसमानदा मुसलमान है, जोरहा दुनिया, यही लोग तो 80% है, कुरैशी वगैरह मिल करके, तो इसका बच जाएगा, लेकिन नहीं बचा। वैसे तो जब से मोदी जी आए हैं तब से सब मुसलमान का भाव सब पार्टी में घट गया है, तो डरे देगा, जहां पर आप उसको गाली पड़ती है तो वो देगा। तो कांग्रेस भी ये समझती है, बसपा भी समझती है, सपा भी समझती है, सभी पार्टियां ये समझती है कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये एक नया ये भी सिचुएशन पैदा हुआ है। तो ये चीज है, हमको भी जब तक लोग दबाते रहते हैं बाबा इस समय ये रात मत छेड़ो, इसमें अपने आप में है मामला, लेकिन हमने कहा कि ये रहेगी तो वो बीमारी भी रहेगी। तो अब देखिए ये बीमारी कैसे है, अकबर इलाहाबादी करते हैं, हमने देखा अपने यहाँ एक छपरा है सारण क्षेत्र जहां से लालू जी जीतते रहता है, अभी रूडी साहब जीते हैं, तो वहां पर एक चुनाव हो रहा था और चंद्रशेखर जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे बलिया के, चंद्रशेखर बाबू, तो उनकी एक पार्टी थी समाजवादी, कौन पार्टी नाम था, उनकी पार्टी में और लालू यादव की पार्टी में समझौता, असेंबली चुनाव, और उनके एक चहेते थे कार्यकर्ता रमजान मियां को उन्होंने टिकट दे दिया। सब लोगों ने कहा कि रमजान मियां का तो लॉटरी निकल गया, जिसको एक ठाकुर और एक यादव, दोनों जात लठीदर जात, मजबूत जात, दोनों जिसको समर्थन में आ गया, बड़ा बड़ा नेता, एगो देश का नेता, एगो बिहार का नेता, उस समय लालू यादव की चलती थी। तो ये रमजान तो झोला लेकर के चप्पल घसीटते चलता, ही तो एमएलए हो जाए। मैं गया अपने शोध के सिलसिले में जा रहा था, तो वहां लोगों ने बताया कि अरे बाप, ये तो हार गया 200-250 वोट से। कहा है तो लास्ट में एक हवा चली और दीवार पर नारा कुछ लोगों ने लिखा, नारा क्या लिखा कि अल्लाह मियाँ की देखो मर्जी, चुनाव लड़े दर्जी। मतलब कि दर्जी भला चुनाव लड़ना चाहिए, ये काम है, उसको तो कुर्ता पजामा सीना चाहिए, लुंगी सीना चाहिए। ज्यादा तरक्की किया तो बंडी नेताओं का सीना चाहिए, तो ज्यादा पैसा मिलेगा। वो चुनाव में कैसे खड़ा हो गया? तो ये बात, एक तो किसी को टिकट नहीं मिलता, पार्टियां नहीं देती, बेचारे को किसी तरह से टिकट मिल गया तो अब ये चल जाता है मामला। तो ये भी बीमारी है, चुनाव हार गया। अब बताइए, जहां मुस्लिम इतना ज्यादा एक्साइटेबल वोट था, बने तकरीबन 40%, 35%, और उसमें यादव जी भाइयों का समर्थन, राजपूत भाइयों का समर्थन, अब तब भी हार गया। तो जो उसका बेस वोट था वही खिसक गया। तो दूसरे चुनाव में अब बेचारे को कौन टिकट देगा? दूसरे मुसलमान ही को मिला, बलागुल मोबिन साहब शेख बिरादरी के,
दूसरे चुनाव में, अगले चुनाव में वो खड़ा हुए, रिएक्शन भी तो होता है ना। इधर कब क्या किया इसे मुस्लिम छोकरों ने, इन लोगों ने भी उस तुकबंदी निकाली है और दीवार पर नारा लिख दिया बलागुल मोबिन साहब के लिए कि शेख आपन देख, शेख आपन देख, जहां जाए गली गली में शेख आपन देख। अब पसमानदा मुसलमान वोट नहीं दिया तो वो तो बेचारा 250 से हारा, ये बेचारे की जमानत दे जाए। तो ये सारी चीजें हैं और हम समझते हैं कि इसको लेकर के अब देखिए कई तरह की बात, ये माने हम ये ऐसा नहीं कि कोई हम अपने को, देखिए जिस जाति में पैदा हुए हैं, आप भी जिस जाति में, उसको फक्र करना चाहिए। इंसान की जिंदगी मिली, कहते हैं कि कई लाख योनियों के बाद आपके धर्म में, हमारे धर्म में तो पुनर्जन्म नहीं है, हम लोग तो एक ही बार जन्म लेते हैं। तो इंसान का जन्म धन्य है, तो किसी जाति में हो, डोम में हो, मुसर में हो, सिमार में हो, किसी जाति में है। मायावती जी कहते हैं, फखर से कहते हैं, अच्छा लगता है कि भाई हम चमाइन है, चमार की बेटी। हमारे, हमने मायावती जी से कहा कि बहन जी हमारे में भी आपका जात का लोग, हमारे पास से सीट है, अगवा एक सीट आगे हमारे, हम लोगों में भी मुस्लिम मोची है आपके बजाते ओबीसी की लिस्ट में, मुस्लिम मोची वो भी वही काम करता है, चमड़ा छीलना, चमड़ा सुखाना, चमड़ा पकाना, जूता चप्पल, वो मुस्लिम मोची है, आप हिंदू मोची है। आप रिजर्व कैटेगरी में है, आप वो कहे नहीं रिजर्व कैटेगरी में रहेगा। संविधान तो कहता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे हम, हमारा क्या है, हम भी दलित, हम तो है। और हम लोग कोई शादी ब्याह उसके यहाँ नहीं करता, मुस्लिम मोची, मुस्लिम हलाल को क्या भटियारा क्या। तो शादी ब्याह तो छोड़ दीजिए, एक मौलाना से हमने पूछा कि कभी ईद और बकरीद में भी आप किसी मुस्लिम धोबी के हैं, उस समय हम एमएलए फ्लैट में रहते, वो उसमें हमको मिला हुआ, तो वो वहां मुस्लिम धोबी लोग बहुत रहते हैं, नेता जिन लोगों का कपड़ा वपड़ा प्रेस करते हैं, उनका गैरेज में वो मुफ्त में मिलता है, बिजली भी जब तक इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते थे कि भाई इन लोग ईद बकरीद होता है तो कोई दूसरा मियाँ जी इनके यहाँ आइए नहीं करता, मुस्लिम धोबी के कोई जैसे कथा होती है आपके हमारे यहाँ मिलाद नबी की, रसूल की, खुदा की, कुरान की चर्चा और ये होता है, तो उसमें ये लोग धोबी लोग पटना भर कर जुड़ता है। तो हमने पूछा मौलाना से कि कभी आप गए हैं ईद बकरीद को भी सेवैयां खाने के लिए किसी मुस्लिम धोबी और मुस्लिम हलालखोर के यहाँ गए हैं? तो बदले था। शादी विवाह की तो बात छोड़ दीजिए, लव मैरिज वगैरह की बात अलग है, वो तो लोग बेकाबू हो जाते हैं, तो वो क्या करें। तो एक चीज है कि देखिए ये लानत है, ये गंदगी है, हिंदू समाज हो मुसलमान हो। अरे भाई इस देश में हम तो कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर गच्चा खा गए। उन्होंने सोचा कि हिंदू धर्म छोड़ करके और बौद्ध धर्म कबूल कर लेंगे, वहां ऊंच नीच छुआछूत नहीं होगा, वहां भी हो गया। इतने बड़े फिलोसफर, समाज शास्त्री, तो बीपी सिंह के समय में आ करके उसमें भी नियो बौद्ध करके उनको रिजर्व कैटेगरी में देना पड़ा, उसमें भी करना पड़ा।
एक बार हमारे एक मित्र हैं इधर उत्तरांचल के, वो बताया कि दलाई लामा को इंटरवेन करना बड़ा, वो लोग जो बच्चे दीक्षा लेते हैं जाकर के उनके ये में मठ या क्या होता है बौद्ध मठ में, वहां पर दलित लोग चले गए तो उनको किनारे करना पड़ा, हटा दिया लोग। तब बाद में दलाई लामा को इंटरवेन करना पड़ा। ऐसे 8 बच्चों का ईसाइयों में, हम लोग सब ईसाई लोगों के साथ, उसमें जो दलित हैं उनके भी चर्च अलग हैं, उनके ग्रेवयार्ड अलग अलग हैं, उनमें भी रंग भेद है, जाति भेद। वो भी बड़े बड़े ये जो क्रिश्चियन लोगों के स्कूल हैं, जहां पर बड़े बड़े लोग IAS IPS, हम लोग भी जर्नलिस्ट लोग भी, मैंने अपने बाल बच्चों का एडमिशन के लिए, जहां क्रिश्चियन का स्कूल बड़ा स्टैंडर्ड का होता है, एडमिशन के लिए वो किसी को घास नहीं डालते हैं जल्दी। हाँ, तो वहां पर किसी दलित ईसाई के बेटा और बेटी का जल्दी एडमिशन नहीं होता है। बाइबल पढ़ने से क्या होगा, यीशु मसीह को मानने से क्या होगा। तो यहां भी है, सभी मुस्लिम जो मजहबी अदारे हैं, रिलीजियस, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ने तो गिनती की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल, जमात इस्लामी जो है, आपको मजलिस मुशावरत हिंद है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब ने वही लोग। अरे वो बेचारा बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, इतना बड़ा यूपी के चुनाव में झमेला हुआ, अभी मरा है बुढ़वा कौन अंसारी, वो कई 100 साल से वो मुकदमा बाबरी मस्जिद का लड़ रहा था, कई 100 साल से उसका खानदान दर खानदान, अभी हाल में मरा है। उसको दरकिनार करके और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना करके बिहार सैयद साहबुद्दीन साहब वगैरह, जफर याद जिलानी, फलान ढकान, ये सब लोग बन गए। ढाबा भी दिया, वो तो कम से कम था, ध्वस्त नहीं ना हुआ था। वो एक ही बस में जाते थे और होटल में खाते थे, और हित शादी ब्याह नेता नकारी भी केस भी चलता था, कम से कम सही सलामत तो था। ये लोग तिस्मार खा लोग आए तो उसको ढाबा भी दिया, और दंगा फसाद भी हुआ, और सोसाइटी पोलराइज भी हुआ। तो ये हमारे यहाँ भी है, उधर भी होगा। अब देखिए रोहित बमुला मरा है, सुसाइड किया है, रोहित बमुला सुसाइड किया, मरने के बाद अब उसकी जात का पता लगा रहा है। ये क्यों सुसाइड किया, क्या सिचुएशन हुआ जिसके चलते उसको सुसाइड किया, क्या कहा उसने? कहा कि हमारा इस जाति में पैदा लेना गुनाह, ये कहा उसने, एक लाइन में सुसाइड नोट में कहा, यही हमारा गुनाह। अब इसको कौन जिम्मेवार है? ये सिस्टम जिम्मेवार है, बीसी जिम्मेवार है, प्रिंसिपल जिम्मेवार है, वहां का एटमॉस्फेयर जिम्मेवार है। इस बात की खोज और छानबीन नहीं हो रही है। खोज और छानबीन इस बात की है, हो रही है कि वो दलित नहीं था, ओबीसी का उसका बाप था, माँ उसकी, ये कह रहा है रिपोर्ट। पहले रिपोर्ट आया कि नहीं दलित था, फिर बाद के कलेक्टर साहब की रिपोर्ट आई कि नहीं वो ये था, उसकी माँ दलित नहीं थी, उसका बाप ओबीसी था, इसीलिए वो तो ओबीसी था, दलित नहीं। कितना इनह्यूमन है। हम लोग के दिमाग में क्या सड़ी बातें भरी हुई है। माँ दलित थी, माँ के नाम से कहे नहीं होगा, उसको कम से कम उसको तो एक्सेप्शन में आजादी दो, जिसकी माँ दलित हो या जिसका, तो वो चुने, हम चुनेंगे। हम लोगों का तो कोई ये नहीं है जो उसी जात में गुत्थम उसी जात में जात शादी कर रहे हैं, नहीं। लेकिन जिसने इंटरकास्ट मैरिज किया उसको तो, उसकी संतान को तो आजादी दो कि अपनी जात वो तय करे, भले ऑप्शन कम हो कि हम बाप की जात चुनेंगे कि माँ की जात चुनेंगे। पहले तो स्कूल में जिसका बाप नहीं होता था, बाप का नाम नहीं, उस बच्चे का एडमिशन नहीं होता था। अब इधर वो बना है
कानून बना है कि नहीं, माँ भी अपना नाम बच्चे के एडमिशन के समय लिखवा सकती है, तो क्यों नहीं माँ का जात? ये एक सवाल हम पूछ रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आप पूछिएगा कल को गए किसी नेता से कि बाप, किसी मिनिस्टर से, किसी चीफ मिनिस्टर से, कि माँ के नाम से क्यों नहीं वो अपनी जात को कहेगा, क्या बाप के नाम पर क्यों चलेगा? क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो ये सारी चीजें हैं। तो जहां जो गति तोरी सो गति मोरी, रामा हो रामा, इधर भी वही हाल है, उधर भी। इसीलिए तरीका मैं समझता हूं कि ये जात पात जो गंदगी है और दिमाग की जो जकड़न है, इसको ढीला करने का अभी तक कोई बाद में बीमारी इलाज निकले वो अलग है, अभी तक सबसे बढ़िया उपाय है मेरे कल में सर 1 लाख लोग थे उसमें, सामूहिक विवाह मुसलमानों में इधर नहीं होता है, 137 जोड़ों का कोटा में विवाह, उसी में मैं गया था। वहां भी मैंने कहा कि जात पात को खत्म करने का एक ही अंतर जातीय विवाह। अब बढ़ो तुम, ठीक है गरीब लड़कियों का शादी कर रहे हो, खर्चा वर्चा बचा रहे हो, समय बचा रहे हो, लेकिन ये मंजिल नहीं है। मंजिल ये होनी चाहिए कि अंतर जातीय विवाह भी लड़के लड़कियां करें। इस्लाम में तो कोई मना ही नहीं है। तो ये तोड़ने का, और उसमें बायोलॉजिकली भी देखिए तो अंतर जातीय विवाह जो होगी उसकी नस्लें तेज होंगी। आम का गुठली है, अगर चूस करके फेंक दीजिएगा वही पेड़ बनेगा, तो जो फल खा करके फेंके हैं गुठली, उससे छोटा नस्ल का वो फल देगा, और उसी को क्रॉस ब्रीड होता है। तो ये क्या है? हमने तो समझाया कि देखिए ये ब्राह्मण जो हैं, जो आला दिमाग है, रूल करते हैं, जिसको ब्राह्मणवादी, जात से मत लीजिएगा, ये तो क्या है ब्राह्मणवादी? सोच की बात है। हमने वहां बताया कि देखो भाई तुम लोग, अब देखिए जुल्हा में करेगा, दुनिया में करेगा, कुंजड़ा में करेगा। अरे ये क्या, कम से कम जुल्हा का कुंजड़ा में हो, कुंजड़ा का दुनिया में हो, दुनिया का कुरैशी में हो, इस तरह से भी तो कम से कम करो, थोड़ा नहीं तो क्रॉस कराओ। नस्ल से तो था बढ़ते जा रहा है। हमने कहा ब्राह्मण लोग, हमारे गांव में पंडित जी कहते थे, अरे तुम लोग ब्राह्मण कहते रहते हो, तुम लोग देखा हम लोग अपने बच्चों को भैंस का दूध भी नहीं पिलाते हैं, तुम लोग पूरा भैंस खा जाते हो, तो तुम लोगों का बुद्धि भैंसे का न होगा। वो अपना बोलते रहते हैं, मोहल्ले में है बाबा। तो हमारे कहने का मतलब कि सोच के स्तर की बात है। क्यों नहीं होगा? अब मैं वही कहा कि जो इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज, ये कुछ लोग अरेंज मैरिज, लेकिन वो अपवाद है, इक्का दुक्का है। ये जनरल अगर नियम बने, खून का रिश्ता बने, और ये भी बने कि क्रॉस मैंने कराया जाए। देखिए हमारे यहाँ ऊंची जात के लोग जो हैं, खूबी जो है उनको लेना चाहिए, किसी की खूबी को। शेख सैयद में शादी करता है, सैयद पठान में करता है, वो मलिक में करता है, वो मुगल में करता है, वो मिर्जा में करता है, वो करता है। लेकिन ये जो जिसकी वकालत हम कर रहे हैं, ये देह गुथ हम गुथ करते रहते हैं। चाचा की लड़की से भी कर लेंगे, खाला की लड़की से भी कर लेंगे, बुआ की लड़की से भी कर लेंगे। ठीक है, जहां तहां एक्सीडेंटल अफेयर्स का मामला है, हो जाता है, तो चलो उसके लिए क्या किया जाता है। लेकिन जहां अरेंज मैरिज होता है, दूसरे जात में भी जाओ, इससे नस्ल तेज होगी। तो ये मैं ये चाहता हूं कि सब जगह हो, और धीरे धीरे यही एक उपाय लगता है कि इससे एक बनेगा ये सब चीज। क्योंकि हम लोग कब तक इस गंदगी को ढोते रहेंगे अपने माथे, कब तक ढोते रहेंगे? बाहर भी लोग चले जाते हैं तो वो बात छिपती नहीं है, वो बात ये नहीं होती है। बहुत लोग उससे नाम जाति छिपा लेते हैं,
बहुत लोग जाति छिपाते हैं, और जो लोग जाति छिपा लेते हैं, और मैं जब इसमें इस तरह की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा विरोध वो लोग करते हैं। उनको डर होता है कि हमारा जात का पता चल जाए। सर, एक बार हमने लिखा, बिस्मिल्लाह खान बहुत लोग जानते हैं कि बनारस के रहने वाले हैं। हाँ, बनारस में रहे हैं, जिंदगी भर रहे हैं, लेकिन पैदा दूसरी जगह हुए हैं। 8-10 साल तक वो डुमराव में रहे हैं। अब बिस्मिल्लाह खान साहब बनारस ननिहाल में मामा है। उनका आबाई घर जो है, पैतृक घर डुमराव में, हम लोग के मोहल्ले के बगल। हम लोग चचा करते थे, आते थे जब तब आते थे, चचा का अपना घर, उनसे झगड़ते थे। नया नया पत्रकार हुए थे तो उसी तरह से नया मौलवी प्याज बहुत खाता है वाली बहुत सवाल वाल करते थे, तो अपना हंसते रहते थे। इतना बेताज बादशाह अपने फील्ड के। तो हमने लिखा, उनकी शान में लिखा, अपनी किताब में भी दलितों के लिए कौन कहेगा बिस्मिल्लाह, एक चैप्टर हमने बनाया है उनकी शान में, कि जो आदमी दलित मुसलमान, लोग समझते हैं, हमने कहा कि ये खां बहादुर राय बहादुर नहीं है, अन्ना इनको कोई अंग्रेज ने तगमा दिया है। ये मुस्लिम भंगी हैं, हलाल खोर हैं। इनके पिताजी का नाम बचई मियां, उनके भाई का नाम पचकौड़ी मियां, उनका भतीजा रिक्शा चलाता, उनकी भाव बीड़ी बनाती, लगन में चूड़ी पहनाती, बाकी दिन बीड़ी बनाती, रिक्शा चलाता बजे। ये दलित मुसलमान, और इसको उस मुकाम तक, उस ऊंचाई पर पहुंचने में कितनी मेहनत करनी हो पड़ी हो। ये एक साल की बात है, इतना नीचे से ऊपर उठा। तो उनका बेटा मिला, एक पत्रकार आपके यहाँ सब था, वो संजय सिंह, अभी इकोनॉमिक्स टाइम्स में। वो गया, कहा कि भैया हम गए, तो उनका बेटा कहा कि अरे अनवर भैया कहा दिया। तो दिक्कत है, लेकिन हम इसको तोड़ना चाहते हैं। हमारे कई साथियों ने, एक उस्मान हलाल खोर हमारा एक साथी था, उसने अपने नाम के साथ टाइटल ही लगाया, उस्मान हलाल खोर। तो है जो है वो तो और बड़ी चीज है कि हम इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हम आगे बढ़े हैं, कुछ हासिल किए हैं। ये कोई तौहीन की बात, कोई शिकायत की बात नहीं है। तो हम समझते हैं कि इन सब चीजों को आप समझिएगा तो मुस्लिम का पॉलिटिकल बिहेवियर भी मालूम पड़ेगा, मुस्लिम का समाज में क्या उथल पुथल चल रहा है। और हम प्रभात जोशी जी के इस ये के साथ हम मैंने खत्म करेंगे कि वो बराबर हम लोगों को जनसत्ता में थे तो वो कहते थे कि भाई जब तक व्यवस्था का जो सिस्टम है, जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग पार्टी है, जब तक उसका जो नेता है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, अगर उसका माथा झंझना नहीं गया तो फिर पत्रकारिता करने का क्या मतलब। तो इन सब चीजों को, जो पत्रकारिता रोजी रोटी करना है तो भाई तो दूसरा व्यवसाय कीजिए, उसमें बहुत आमदनी है। ये तो अलग तरह का है। अगर कुछ नहीं इस तरह का जज्बा है, कुछ एक तरह से हम लोगों पर तो बहुत सारा हमला हो जाता था, कुछ हो जाता था, हम लोग शिकार होते थे। अब बिहार तो वैसे बदल गया है, अब वैसा लेकिन बीच बीच में कहीं कुछ हो सकता है, सतर्क भी रहना है, लेकिन जोखिम लेना है और ऑफ बीट चीजों को खोजिएगा तो ज्यादा मजा आएगा। उसी ऑफ बीट में हम थोड़ा बताया कि ये सब चीज है, इस चीज को नहीं समझिएगा तो इलेक्शन वगैरह का बढ़िया आकलन भी नहीं कर पाइएगा। बहुत लोग समझते हैं कि भाई अखबार में छपने से ऐसी होता है। मायावती का तो अगर अखबार के हिसाब से आकलन किया जाए यूपी में तो मायावती का तो कुछ है नहीं। अगर टीवी चैनल के एथी से किया जाए तो उसका तो कुछ है नहीं।
कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो नहीं समझता, मैं गया नहीं हूँ, हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है वहाँ, मैं गया नहीं हूँ। लेकिन जो मैं समझता हूँ अखबारों को, टीवी चैनल को देख करके, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। उसकी भी मौजूदगी है, दमदार मौजूदगी है। हम उसको पसंद करें ना करें, लेकिन ये तब आप ऑब्जेक्टिव हो पाइएगा एनालिसिस करने। एक तबका है, कई पसमानदा मुसलमान ही होते हैं, एक तो वो बोलते बहुत कम है, लेकिन आबादी उनकी है, और वो जाते हैं, उनको कोई जरूरी नहीं है कि मैंने गाड़ी पर ही ले जाइएगा और कुछ दीजिएगा भी, ऐसे भी बात समझ जाएंगे तो लग जाएंगे लाइन में। तो ये सबके साथ है। मैंने चूंकि चुनाव हो रहा है, मायावती की बात करी, और ये टीवी से, अखबारों से बहुत प्रचार होता है, और हम लोग अखबार वाले भी, रिपोर्टर्स भी, जर्नलिस्ट भी उसमें उस प्रचार तंत्र के बवंडर में माने फंस जाते हैं। तो उस बवंडर में ठीक दिमाग रखना है तो ये सब सिस्टम भी समझना होगा, जाति भी समझना होगा, जाति से आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा, उससे प्रशासन में क्या है, कैसे है, ये भी पता चलेगा, धर्म में कहाँ कौन बैठा है ये भी पता चलेगा। ये सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को ले करके आप ज्यादा तर्कसंगत बात और बाद में सही होने वाली बात, ये उड़ीसा से आ करके हम लोगों के यहाँ जो लिखते थे, तो लालू यादव हों चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों, वो पढ़ते थे, समझते थे, कुछ लोगों की बात में दम था। तो इसीलिए था कि समाज को भी समझना पड़ेगा, और इस पेशा के लिए तो बहुत जरूरी है ये समझ। आजकल तो डॉक्टर लोग भी समझते हैं, नब्ज देखने के अलावे रोगी की आर्थिक स्थिति भी समझते हैं कि भाई कितना एफोर्ड कर सकता है। कई जो डॉक्टर चालाक होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो समझते हैं कि महंगी दवाई कहाँ से खरीदेगा, तो उसको वो भी दवा लिखते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर क्या मैं अच्छा हाँ बोलिए सर। मैं एक सवाल, दो सवाल करना चाहूंगा। पहला कि जो आपने बताया कि जो मुस्लिम धर्म है उसके किसी धर्म ग्रंथ में यह बात नहीं लिखी गई है कि जातिगत भेदभाव की कोई बात नहीं लिखी गई है, लेकिन अमलन में यह हो रहा है। और ये जो आपने एक किताब का जो हवाला दिया था, तो मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ, जब कहीं लिखा नहीं गया तो फिर कैसे उनके व्यवहार में आया जातिगत भेदभाव? एक चीज, एक प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ। दूसरा, मैं क्योंकि आप जेडीयू से हैं, उसके राज्यसभा में भी पहुंचे, रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी सरकार, आपकी जो सरकार है बिहार में और जेडीयू पार्टी है, उसने मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए जो सच्चर कमेटी बनी थी और जो रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी थी, उसे लागू कराने के लिए क्या क्या प्रयास किया, और जमीनी स्तर पर उसको लागू अगर आपने कराया तो उससे क्या क्या हमें मिला, क्या क्या मुस्लिमों को मिला? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक तो हमने ये कहा कि हम जो हमारे जो हिंदू धर्म की तरह, वर्ण व्यवस्था की तरह, मनुस्मृति की तरह हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन समाज में जो सच्चाई रहती है वो कहीं ना कहीं वो लिटरेचर में, साहित्य में कहीं ना कहीं वो उसकी झलक मिल जाती है। तो उसी में हमने हिदाया का जिक्र किया, उसी में हमने अकबर इलाहाबादी साहब के की वो शेर पढ़ा कि इससे कुछ मिलता है। तो एक तो ये है कि वो मिलता है प्रैक्टिस में, और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आपने बिहार में क्या किया। देखिए, आजकल एक बात जान लीजिए कि आजकल पावर का इतना सेंट्रलाइजेशन हो गया है कि पीएम, सीएम और डीएम तीन जगह को छोड़ करके कहीं पावर और नहीं रहता है डायरेक्ट कुछ करने का, देने का। तो एक तो बात ये है कि मैं एक कदर उसका ये हूँ, लेकिन मूवमेंट के बल पर तो मैं बताऊं कि जब मैंने 2006 के चुनाव में अपने नेता नीतीश कुमार जी का मदद किया, और
उस समय वो बीजेपी के साथ थे, बावजूद इसके मदद किया हमने। और उसके बाद हमको हम तब तक नहीं कोई पोस्ट संभाले जब तक कि अपने समाज के लिए कोई चीज हासिल नहीं कर ली। ये बहुत चीजें कह करके नहीं होती हैं, लेकिन बहुत चीजें नहीं बोलने से भी होती हैं। बहुत चीजें कोई ऑफर आया उसको ना कहने से भी होती हैं। समझने वाले समझ लेते हैं कि मंशा क्या है। तो आप ये समझिए कि अति पिछड़ों के लिए, जो हिंदू में भी अति पिछड़े हैं, यादव, कोयरी, कुर्मी, बनिया, 4 जात पिछड़े वर्ग में आता है। 19% के करीब आबादी है बिहार में। और अति पिछड़े जो हैं वो करीब 31% की आबादी है। उसमें मलाह है, बिंद है, नुनिया है, इस तरह की जातियां हैं। मुसलमान जो हैं सब ये मुंगेरी लाल कमीशन के समय से। तो नौकरियों में तो उनके लिए कर्पूरी जी के समय, मुंगेरी लाल जी के समय नौकरियों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। अनेक्सर 1, अनेक्सर 2 ये देश में कहीं नहीं है नौकरी में। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले आते ही पहले कैबिनेट की बैठक में जो अति पिछड़े हैं उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन, नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, ये सब में, नगर निगम चुनाव वगैरह में 20% रिजर्वेशन उनको दिया। चुनाव में पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पॉलिटिकली एम्पावर उनको किया। तो जहां पसमानदा मुसलमान और इन पिछड़ी जातियों में भी छोटे छोटे जो जातियां थी, इनके मुखिया और सरपंच और जिला परिषद और प्रमुख और मेयर ये सब नहीं होते थे। और अगर होते भी थे तो बाई फ्लूक कहीं हो गए तो हो गए, वो दर्जन 1.5 दर्जन से ज्यादा नहीं होती थी। अब 40,000 इस तरह की सीटें रिजर्व हैं और इन तबकों के लोग 40,000 लोग वहां आते हैं। और उसमें एक साइजेबल हिस्सा मुस्लिम पसमानदा लोगों का भी है। मैं समझता हूं कि मेरा राज्यसभा में आना 1 बार 2 बार ये बड़ी चीज नहीं थी मेरे लिए। और लेकिन उससे भी बड़ी चीज समाज को, जो मैंने एक कठिन समय में, जबकि बैलेंस हो, आप जान रहे हैं बिहार में जब चुनाव हुआ था 6 महीना कोई सरकार नहीं बनी थी, 6 महीना के बाद चुनाव हुआ। और उस पहले चुनाव में हमने किसी को मदद नहीं किया था। दूसरे चुनाव में जब पलरा भारी हो जाए तब छटंकी का भी भाव बढ़ जाता है। पासम कहते हैं हम लोग, जिधर रख दीजिए पलरा झुक जाएगा। अब मुसलमान डरते थे कि चूंकि बीजेपी के साथ है, तो हमसे जाने अनजाने लाखों लोग, उससे भी ज्यादा लोग जुड़े। तो योगेंद्र यादव जी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट कहे जाते हैं ना, इस तरह का चुनाव विश्लेषण वगैरह करते हैं योगेंद्र जी। उन्होंने लिखा कि अली अनवर के चलते कोई 10% वोट मुसलमानों का 10% वोट ये शिफ्ट कराए। उस समय उनकी टिप्पणी ये थी। तो हमारे कहने का मतलब कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और दूसरी बड़ी चीज की, अब जो पॉलिटिकल पार्टियों में, कम से कम बिहार में और दूसरी जगह भी, अब लोग पूछते हैं कि भाई अकलियत तो है, लेकिन अकलियत में क्या है ये ना बताइए। यानी बहुत खराब लगता है बहुत लोगों को कि ये क्यों बात पूछी जा रही है। तो ये है। एक बार मैं मजेदार किस्सा बताता हूँ। लालू जी के यहाँ हम लोग गए थे। तो लालू जी से हमने परिचय कराया कि हमारे साथी हैं उस्मान हलाल खोर। तो उन्होंने दूसरे तरफ एक मिनिस्टर थे, मुस्लिम ही मिनिस्टर थे, बेचारे अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम नहीं लेंगे, समझ, उनकी तरफ मुंह करके कि अरे ई हलाल खोर का होला हो। तो अब चुप। तो हमने कहा, मैंने
कभी कभी बात निकल जाती है, नहीं कहा जाए। हमने कहा कि दो ही तरह के लोग होते हैं, एगो हरामखोर होता है, एगो हलाल खोर। समझ गए ना? तो कहने का मतलब कि लालू जी बड़ी वो उनकी यहाँ का बाल भी बोलता है, कंधा भी बोलता है, होठ भी बोलता है, कम्युनिकेटर के तो कम्युनिकेशन के मास्टर हैं। तो वो इस तरह से वो व्यंग किए उधर जिधर हम ये करके। तो यही बात किशन पटनायक जी थे, जानते होंगे सर, किशन पटनायक जी ने कहा कि अली अनवर अगर कुछ नहीं किया और इसने पसमानदा शब्द चला दिया तो यही बहुत बड़ी बात। तो हमारा सिक्का खोटा था भैया, पसमानदा का कोई नाम नहीं लेता था। अब हमारा सिक्का खोटा नहीं रहा, अब चल रहा है। अब ये बात है कि जितनी हमारी पूंजी होगी, जितना हम अर्जित करेंगे उतने तो बढ़ जाएंगे। ठीक, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि एक तरफ तो हम समाज में बराबरी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आरक्षण के नाम पर समाज को एक तरफ से बांटते हैं कि भैया ये दलित है, इसको ज्यादा मिलेगा या इसको कम मिलेगा। दूसरी बात है कि ये ऊंची जाति का है, ये कम मिलेगा। तो जो दोस्तों में जो कभी आपस में पता भी नहीं होता था कि उनकी कौन दलित है कौन वो है, उनमें भी एक बात आती कि यार ये इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि ये दलित था या कुछ भी था, और मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ा क्योंकि मैं अपर कास्ट का था। तो एक तरफ एक जाति को बराबरी देने के लिए दूसरी जाति के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? एक ये बात देखिए, उनको हमने कहा ना, ग्राउंड लेवल फील्ड कहा जाता है सर, अंग्रेजी में लेवल फील्ड इन्हें कहा जाता है। मान लीजिए कि एक आदमी पैर से कमजोर है तो उसको वहां खड़ा कराया जाएगा। आप पट्टे कट्ठे पैर हैं तो यहाँ खड़ा कराया जाएगा। अब तब दौड़ होगी तब ना पता चलेगा। अब एक विकलांग आदमी, एक लंगड़ा आदमी, एक कमजोर आदमी, एक लूल्हा आदमी, एक आंख का कमजोर आदमी, तो ये जो चीज है यही है विशेष अवसर का सिद्धांत जो संविधान में होता है। मैं संविधान की बात कर रहा हूं। और इसको देखिए उस रूप में नहीं, मैंने पहले ही बताया कि उस रूप में नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और पत्रकार को तो कतई नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि पत्रकार किसी भी जाति और बिरादरी का हो, सवाल आपका पूछना, आपके हम इंटेंशन पर नहीं जा रहे हैं, सवाल पूछना सही है, लेकिन उसको समझना चाहिए कि माने सबको बराबर का मतलब ये है कि उसकी परवरिश बराबर, उसकी तालीम बराबर, उसकी माली हालत परिवार की, ये सारा परिवेश बराबर। एक नहीं डिस्क्रिमिनेशन के मुसलमानों में कहिएगा। मैं और चीजों को भी जानता हूँ, मैं बैकवर्ड कमीशन का भी मेंबर रहा हूँ, तो मेरा मुसलमान से कम हिंदू जाति व्यवस्था पर कम माने ये दिलचस्पी नहीं है, वो भी हम जानते हैं। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूंगा कि ये मामला सेटल हो चुका है, इस पर बहुत बहस हो चुकी है और बात अब इतने आ गई है कि भाई संविधान में ये व्यवस्था है। और फिर हमने कहा कि अमीरी और गरीबी भैया ये रातों रात बदलने वाली चीज है, और जाति वाला जो चीज है वो बदलने वाली नहीं। सर हमारा प्रश्न है, आपने कहा कि गरीबी एक रात में बदली जा सकती है, लेकिन जाति जो है वो हमेशा वो सदा व्यक्ति का पीछा करती रहती है। तो क्या पासबंदा समाज में आरक्षण आ जाने से उनकी जाति या आर्थिक स्थिति या मानसिक सोच बदल जाएगी? क्या आप शिक्षा प्रणाली से इन्हें जोड़कर इस स्थिति को नहीं बदल सकते हैं? या फिर अगर इस स्थिति को बदली जा सकती है शिक्षा प्रणाली से जोड़ करके, तो उन्हें जो है शिक्षा प्रणाली से जोड़ने में आपका क्या योगदान है? नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये रामबाण है आरक्षण, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हर मर्ज की यही अचूक दवा है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है। हम कह ये रहे हैं कि देखिए, आरक्षण जो है, ये आरक्षण से एक बेदारी जागृति आती है, और जागृति जब आ जाती है तो वो जगह बनाती है। उदाहरण आपको बता रहा हूँ, मंडल कमीशन तो 27% वीपी सिंह ने लागू किया। सरकारी नौकरी में आरक्षण न था, वो तो पॉलिटिक्स में आरक्षण नहीं था। और हम लोगों को याद है, मोहंती साहब भी
रहे हैं। हम लोगों ने अपने दौर में देखा है, लालू यादव एक अदद एमएलए हुआ करते, कभी एमपी भी, नीतीश कुमार एक अदद एमएलए एमपी, रामविलास एमपी हुआ करते थे, शरद यादव एमपी हुआ करते थे, महाराष्ट्र से एक बार हुए। और ये लोग भीख मांगने जाते थे, बाबा एगो जूनियर इंजीनियर का ट्रांसफर बा कर दी। बाबा का हमने देखा है, चाहे बिंदेश्वरी दुबे हो, चाहे भागवत झा आजाद हो, चाहे सत्येंद्र नारायण सिंह हो, चाहे जगन्नाथ मिश्र हो, इन लोगों की ये हैसियत थी। लेकिन मंडल ने जो काम किया कि इसीलिए का ऐतिहासिक काम उसने किया कि वो प्रो मंडलेरा पोस्ट मंडलेरा, जो भारत आजादी के बाद भारत का राजनीतिक इतिहास है, उसको दो भागों में उसने बांट दिया। जो जातियां और बिरादरियां जो पिछली कतार में खड़ी होती थी, उनका हाथ ऐसे होता था, लेने वाले में होता था, वो देने वाला, वो टिकट आज मांगता है। ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ उसके यहाँ जाता है टिकट मांगने के। तो ये भले बीपी सिंह ने एक बार कहा कि भाई गोल हम नहीं कर पाए, सरकार हमारी चली गई आडवाणी जी के चलते, टांग हमारी टूट गई, लेकिन हमने गोल कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि अब धीरे धीरे उस समय लोग कहते थे हिंदू समाज बिखर जाएगा, बट जाएगा, उसी तरह की बात आज हमारे बारे में कहते, कोई नहीं बिखरता है, कोई नहीं बटता है। बात इतनी है कि जिसकी आबादी है, डेमोक्रेसी तो भाई नंबर का खेल है ना, और नंबर के खेल में जो आगे हैं उसको चतुराई से आप माने पीछे किए हुए हैं। अगर वो आगे तो नौकरी में था, लेकिन उसका जो कहा जाता है बाय प्रोडक्ट कहा जाता है, इतना जबरदस्त हुआ कि पूरे देश की का नक्शा बदल गया। तो बेदारी आएगी, शिक्षा आएगी। बीपीएससी का मेंबर कौन होगा, यूपीएससी का मेंबर कौन होगा। और देखिए, ईमानदारी से हम लोग कबूल करें तो मुसलमान होने के नाते हमने देखा है कि किस तरह से जो पिछड़ी जातियों के मुसलमान हैं, मुसलमान का कोई असर नहीं होता। मुसलमान से क्या होता है, हिंदू धर्म का तो जग जाहिर है, इसका तो खुला खेल फरोख्ताबादी है, ये तो सब चीज सरफेस पर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है। इसीलिए समझिए बुद्धिमानी इसी बात में है कि इसको समझा जाए। और देखिए, रास्ता आगे बढ़ने का बहुत सारा है, किसी को कोई रोक नहीं सकता है, इंटेलिजेंट है, तेज है। बिजनेस में आज लोग नहीं कर रहे हैं, बिजनेस में ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय देखते हैं, ड्राई क्लीनर्स खोल करके बैठे हुए हैं, पंडित जी जूता की दुकान खोल करके बढ़िया उन्हीं को मिल सकता है, पैसा उन्हीं के पास है, खोल कर बैठे अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या है भाई, ये कौन गलत काम है? मेहनत की कमाई, हराम की कमाई नहीं, हलाल की कमाई। बात इतनी होनी चाहिए, हलाल की कमाई, हराम की कमाई, बात इतनी होनी चाहिए, न्याय और अन्याय। और सर, मतलब आप पत्रकारिता जो है वो आपका जो है एक गुजरा हुआ कल है, लेकिन आज आप जो है राजनीतिक पद पर हैं। और अगर देखा जाए तो आरक्षण इन सारी चीजों को लेकर के जो आपका जो प्रयास है, एक तरह से अगर देखा जाए तो वो उस पक्ष को आपकी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि आप उनके जो है विकास के बारे में जो है सोच रहे हैं। तो हमारा सवाल जो हमने अभी किया था कि आपने शिक्षा के लिए उनके लिए क्या किया। आरक्षण ठीक है, आप उन्हें जो है एक उनके विकास के लिए जो है आपका योगदान है, आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा का जो एक बुनियादी स्तर होता है उसको उस जगह स्थापित करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए शिक्षा को मतलब उनसे जोड़ने के लिए आपने कितना प्रयास किया। बस क्योंकि देखिए, अब हम अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएं तो सरकार सुनिए सरकार की उपलब्धियां बताएं तो सरकार की उपलब्धियां गिनाने में बहुत समय लगेगा। अपनी बात करें, वो भी एक चीज जान लीजिए, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, 2 कमीशन था। आपने रंगनाथ मिश्रा का शायद नाम नहीं लिया या लिया था। देखिए, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन का जब यूपीए शासन में, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन का जो गठन हुआ, तो सबसे पहले उन लोगों ने मुझको कांटेक्ट किया। मैं उस समय एमपी नहीं था, और मेरी किताब मसावात की जंग
वो पढ़ करके बैठे थे। तो और उस सच्चर कमेटी जब पटना गई थी, तारामंडल में सुनवाई हो रही थी, तो उस समय हमारे कुछ साथियों ने कहा कि हम लोग पसमानदा मुसलमान हैं। बस इतना कहना था कि उसमें घूसा लाभ चलने लगा और कुर्सियां टूटी। थाना बगल में है और पुलिस मुख्य दर्शक थी और जो इंचार्ज थे माइनॉरिटी के मुस्लिम ही थे, वो भी मुख्य दर्शक थे। तो ये सब हुआ। तो सच्चर साहब ने हमको फिर दिल्ली में मिले। जब मैं एमपी बन के आया तो दिल्ली में मिले, तो उन्होंने कहा कि आपने जो बात कही थी वहाँ, तो वो बात उन लोगों ने अपनी हरकत से साबित कर दिया। तो हम लोग किसी किसी तरह से, मैं तो बच गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का दांत टूटा, किसी का सर फटा। तो ये सब चीज है। हमारे कहने का मतलब कि सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है और जो रंगनाथ मिश्रा की कमीशन की, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट डायग्नोसिस रिपोर्ट है, उसमें प्रिस्क्रिप्शन बहुत कम है। असल प्रिस्क्रिप्शन उसमें है रंगनाथ मिश्रा कमीशन में। तो उसको 400 पेज की दोनों किताब है, दो खंड में, उसको देखना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब कि उसमें मेरा जो अक्स है, मेरा मतलब अली अनवर नहीं, एक जो तहरीक हमने चलाई, मूवमेंट चलाया, उसका अक्स उसमें दिखाई पड़ता है और उसको लेकर के कई काम हुए हैं। उनको वजीफा देने से लेकर के, ये करने से लेकर, और फिर एक जो काउंटर जो चीज हुई सबसे बड़ी कि मुस्लिम को मुस्लिम रिजर्वेशन, बराबर ये मांग उठती है। अब हम लोगों ने उसको दबाया कि मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों? तब देन व्हाई नॉट हिंदू रिजर्वेशन? तब बेचारा ब्राह्मण और ठाकुर और कायस भूमिहार क्या गलती किया, उसको क्यों नहीं रिजर्वेशन मिले? रिजर्वेशन में देख लीजिए, संविधान में आप पढ़िएगा तो उसमें रिजर्वेशन के मुताल्लिक भारत के संविधान में दो ही शब्द है। एक शब्द है सोशली बैकवर्ड और दूसरा शब्द है एजुकेशनली बैकवर्ड। हिंदी में सामाजिक रूप से पिछड़ा और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा। उर्दू में उसको कहते हैं समाजी एतबार से पसमानदा और तालीमी एतबार से। कहीं भी संविधान में विशेष अवसर का सिद्धांत या दलित या किसी के लिए उसमें आर्थिक शब्द नहीं है। यहीं पर लड़ाई थी। इस लड़ाई का आप जान लीजिए, कांग्रेस ने भी कहा था उस समय, कांग्रेस ने भी कहा था कि आर्थिक शब्द जोड़ा जाना चाहिए। बीजेपी ने भी कहा था कि आर्थिक, जब बीपी मंडल कमीशन लागू हुआ तो ये आर्थिक शब्द जोड़ने की लड़ाई थी और ये वहां तक गया सुप्रीम कोर्ट तक। तो क्या सामाजिक पिछड़ापन माने जो जाति से छोटा है। एक होता है ना, फर्स्ट पेपर में आप अगर क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो सेकंड पेपर आपका देखा ही नहीं। अगर सामाजिक रूप से पिछड़े आप नहीं हैं तो हमारा संविधान जो है वो कहता है कि तब आप आरक्षण के हकदार नहीं हैं। बहुत जरूरी है। तब कहिएगा कि क्रीमी लेयर कैसे आया, क्रीमी लेयर गलत आया सही आया उस पर विवाद है, लेकिन ये क्रीमी लेयर को एक लगाया गया कि इतनी आमदनी से ज्यादा नहीं है, हो सकता है, वहां ये लगाया गया। तो ये बात, लेकिन ये आपने देखा कि जाट लोगों का आरक्षण, आपने देखा पाटीदार लोगों का आरक्षण, कई लोगों का आरक्षण सरकारें करती है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ब्लॉक क्या था। हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में सब मुस्लिम को रिजर्वेशन दे दिया और वो टूट गया, आगे जाकर टूट गया। तो सब लोगों को आरक्षण, तब धर्म की आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर और आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था संविधान बदल दीजिए। अभी तो 2/3 बहुमत वाली सरकार है। अगर वो संविधान बदल दे तो हमको ये कहने का हक नहीं रहेगा, हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अभी तक का संविधान यही है जो बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद सब लोग मिल के बनाए। आप लोग एक लेडीज को। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसा कि आपने कहा
कि आरक्षण मिलना चाहिए, तो आने वाले समय पे तो हर धर्म के लोग आरक्षण के लिए ही जंग लड़ेंगे। क्या है आपका कहना सही है यहाँ पे आरक्षण पे? क्योंकि जो इस टाइम ये नियम रखा गया था आरक्षण का, उस टाइम पे किसी एक दर्जे के लिए देख के रखा गया था। उसके कायदे में आज के समय में आरक्षण का वो बदल गया है, जिससे कि मेरा ये मानना ही ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि हम सब एक समान हैं, भेदभाव नहीं है, तो आरक्षण ही क्यों जरूरी है? देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण की तो बात पहले ही खत्म, समझ रहे हैं। इसीलिए जब मुस्लिम आरक्षण की बात की जाती है तो माने उसका भी मुस्लिम समाज के अंदर से भी विरोध होता है, संविधान में नहीं है। अब बात आप कह रही हैं कि जाति के आधार पर, उसका भी हमने जवाब दे दिया कि जाति ही आरक्षण का बुनियादी चीज है। अगर उसको वो जाति से आप छोटा नहीं है तब आरक्षण के आप हकदार नहीं हो सकते हैं। संवैधानिक व्यवस्था अभी की यही है, बदल जाए तो अलग है। भूख लगी है आपको? 2 मिनट मुझे दे दें। ये हम लोग 3 बजे मिलेंगे, इसलिए इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 घंटे का लंच। आप लोगों ने अनवर साहब की तकरीर को सुना और उन्होंने जातिगत समस्याएं जो भी हैं, हिंदू धर्म में हो चाहे मुस्लिम धर्म में हो, उसके बारे में काफ़ी विस्तार से बताया आप लोग और समाधान बताने की कोशिश की। मतलब जाति विवाह करे, शायद मुझे भी लगता है कि कोई रास्ता है तो जात छूटेगी। इन्होंने आजम खान का जिक्र किया, बहुत सारे नेताओं का जिक्र नहीं किया, नहीं आता यार। जो लोग सिर्फ कौम और धर्म के नाम पर वोट लेते हैं या देते हैं, दिलवाते हैं, तो अकबर इलाहाबादी लगता है इनके बड़े प्रिय शायर हैं। तो अकबर इलाहाबादी का शेर मुझे याद आता है कि कौम के गम में डिनर करते हैं हुकाम के साथ, रंज लीडर तो बहुत है मगर आराम के साथ। अली अनवर उसमें से लीडर नहीं, अली अनवर वैसे लीडर नहीं। अली अनवर एक आम आदमी, मानी हमको कहीं से नजर नहीं आते, काफी दिनों से जानता हूँ, क्योंकि एमपी बनने के बाद हर आदमी मानी हो जाता है, वीवीआईपी हो जाता है। अली अनवर में खास बात यह है कि अभी भी वो धरातल पर जमीन पर। एक और शेर याद आता है, इसके बाद में बंद करूंगा, कि हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में है। जिसकी राजनीति करते हैं लोग, जो वोट मिलता है दिलाते हैं लेते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों में है। हिंदू भी मजे में, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान वहां भी है यहाँ। तो अली अनवर उस परेशान इंसान के बारे में की लड़ाई लड़ रहे हैं और काफी हद तक उन्होंने बेहतर काम किया, अच्छा काम किया। राज्यसभा में जाना न जाना कोई मेरे भी समझ से बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो जिस मुकाम पर मुस्लिम पसमानता को लेके पहुंचाया है इन्होंने, वो तारीफ काबिल है। और इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। जिम्सी के स्टूडेंट से, फैकल्टी की ओर से मैं इनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। अली अनवर साहब ने हम लोगों को बहुत मटन ड्रैगन जो खिलाया है पटना में, अभी हम उनको रोटी और सब्जी खिलाए।